दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। तेलुगु फिल्मों के 2.5 फीट 3 इंच के हाइट वाले कल्लू भाई हीरो जूनियर एनटीआर की एक फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है देवारा। इस फिल्म को डब करके हिंदी में भी रिलीज किया जा रहा है। ये फिल्म तेलुगु में बनी है ओरिजिनल। ये मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूं कि जो इस फिल्म को हिंदी में रिलीज कर रहे हैं उनका ऐसा मानना है कि ये फिल्म हिंदी में ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, क्योंकि इस फिल्म की हीरोइन है जानवी कपूर और विलन है नवाबों के जोकर सैफ अली खान। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और बहुत ही वाहियात है। पूरी फिल्म एकदम रात में है, ब्लैक है, कुछ पता नहीं चल रहा है कौन क्या कर रहा है। आप सभी जानते हैं कि जूनियर एनटीआर किस कदर गोरा है, ऊपर से काले कपड़े और ऊपर से फिल्म रात में, तो जाहिर सी बात है दिखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ना ही तो इस फिल्म में कोई कहानी है, ना ही इस फिल्म के गाने अच्छे हैं, ना ही इस फिल्म का एक्शन अच्छा है। कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से इस फिल्म को देखा जाए। और सोने पे सुहागा यह कि इस फिल्म की लंबाई है 3 घंटे की। कितने भाई साहब? 3 आवर्स। ये फिल्म 27 सितंबर को रिलीज हो रही है और ये कंफर्म है कि जो भी इस फिल्म को देखने जाएगा वो थिएटर से बावला होकर ही बाहर निकलेगा, सही सलामत तो बाहर निकल नहीं सकता। टिंगू आमिर खान के बेटे का नाम है जुनैद और इस लड़के ने एक ओटीटी फिल्म की थी जिसका नाम था महाराज। इस फिल्म को थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था, डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज किया गया था। अब जब एक इंटरव्यू में जुनैद से पूछा कि भाई आपको अपनी पहली फिल्म कैसे मिली, तो जुनैद ने कहा कि भाई मुझे अपनी पहली फिल्म इसलिए मिली क्योंकि मैं आमिर खान का बेटा हूं। अगर मैं आमिर खान का बेटा नहीं होता तो जाहिर सी बात है मुझे फिल्म नहीं मिलती। मुझे जुनैद की ये बात बहुत अच्छी लगी कि उसने सच बोला। उसने कहा कि भाई मैं इस काबिल नहीं हूं कि मुझे फिल्म मिल सकती है, लेकिन क्योंकि मैं आमिर खान का बेटा हूं इसलिए मुझे फिल्म मिली और इसके बाद भी मुझे फिल्में मिलती रहेंगी, सिर्फ इसलिए कि मैं आमिर खान का बेटा हूं। मैं जुनैद को सच बोलने के लिए अप्रिशिएट करता हूं और उनके अच्छे फ्यूचर की कामना करता हूं। पेरिस में फैशन वीक हर साल होता है और इस फैशन वीक में ऐश्वर्या जी हर साल जाया करती हैं, लेकिन इस साल ब्रिटिश नागरिक आलिया भट्ट भी वहां गई है। आलिया भट्ट के हिसाब से बॉलीवुड की वो नंबर 1 एक्ट्रेस है। कंगना कहती है कि वो नंबर 1 एक्ट्रेस है, दीपिका कहती है कि वो नंबर 1 एक्ट्रेस है। अब मैं तो ये गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि भाई नंबर 1 कौन है, ये तो ये तीनों मिलकर ही डिसाइड कर ले कि नंबर 1 कौन है। लेकिन जब आलिया भट्ट पेरिस फैशन वीक में रैंप पर गई तो किसी ने पहचाना ही नहीं, किसी ने एक ताली तक नहीं बजाई भाई साहब। कहने का मतलब यह है कि आलिया भट्ट पेरिस फैशन वीक में पूरी तरह फ्लॉप हो गई है, जिस तरह से वो बॉलीवुड में फ्लॉप है। डायरेक्टर अली अब्बास जाफर ने निर्माता वाशु भगनानी की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां डायरेक्ट की थी। फिल्म में पहली दफा अक्षय कुमार और टाइगर साथ आए थे। ये एक एक्शन फिल्म थी और उम्मीद ये की जा रही थी कि ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी, लेकिन फिल्म ने बढ़िया बिजनेस नहीं किया। और सोने पे सुहागा ये रहा कि नेटफ्लिक्स इंडिया ने इस फिल्म के राइट्स लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई इस फिल्म की क्वालिटी वो नहीं है जो हमें बताई गई थी, यही वजह है कि हमें इस फिल्म के राइट्स नहीं चाहिए, आप इस फिल्म के राइट्स किसी और को बेच दो। अब ये तो बिल्कुल क्लियर सी बात है कि अगर नेटफ्लिक्स इंडिया जिसने इस फिल्म के राइट्स खरीदे थे वो ही नहीं ले रहा है तो कोई और कंपनी इस फिल्म के राइट्स क्यों लेगी। और इसी वजह से निर्माता वाशु भगनानी को काफी नुकसान हो गया। अब अली अब्बास जाफर का यह कहना है कि उसके 7 करोड़ 30 लाख रुपए बाकी है। उन पैसों को कवर करने के लिए अली अब्बास जाफर एसोसिएशन में चला गया और केस कर दिया। इसके बदले में निर्माता वाशु भगनानी ने यह किया कि वो मुंबई के बैंड्रा पुलिस स्टेशन में गए और वहां एक एफआईआर फाइल की कि अली अब्बास जाफर ने उनके पैसे का मिसयूज किया है। निर्माता वाशु भगनानी का कहना यह है कि उनकी फिल्म बड़े मियां छोटे मियां अबू धाबी में शूट की गई थी। अबू धाबी से एक सब्सिडी अमाउंट मिला था, वो सब्सिडी अमाउंट अली अब्बास जाफर ने मिसयूज कर लिया है। वाशु जी ने अपनी कंप्लेन में बहुत ही सीरियस इल्जाम लगाया है अली पर मनी लॉन्ड्रिंग का। और मनी लॉन्ड्रिंग का केस क्या होता है ये तो आप सभी जानते हैं। बड़े बड़े नेता इस केस में जेल जा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल तकरीबन 6-7-8 महीने जेल में रहा है इसी केस के अंडर में। तो अगर यह साबित हो जाता है कि वाकई ही अली ने मनी लॉन्ड्रिंग किया है
तो फिर उसका जेल जाना पक्का है और महीनों तक जेल में रहना पक्का है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये एक प्रेशर गेम है। अब होगा ये कि अली अब्बास जाफर चुप हो जाएगा, वो कहेगा कि भाई ठीक है, मुझे मेरे 7 करोड़ 30 लाख रुपए नहीं चाहिए, मैं आपके ऊपर कोई केस नहीं करता और आप मेरे ऊपर कोई केस ना करो, बात खत्म। और बॉलीवुड के जितने भी इनसाइडर हैं वो आउटसाइडर के साथ तकरीबन यही करते हैं। 99% केसेस ऐसे ही होते हैं कि प्रेशर डालकर चुप कर दिया जाता है, बात खत्म। जो आउटसाइडर है वो कुछ नहीं बोल सकता, कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, इस साल ऑस्कर के लिए टिंगू भाई आमिर खान की फिल्म लापता लेडीज को भी भेजा जा रहा है। इससे पहले भी ऑस्कर लाने की टिंगू भाई कई दफा कोशिश कर चुके हैं। लगान ऑस्कर में गई थी, उसके बाद आमिर खान की फिल्म धोबी घाट को भी ऑस्कर के लिए भेजा गया था। एक और फिल्म भी टिंगू भाई की ऑस्कर के लिए गई थी, लेकिन आज तक टिंगू भाई को कोई ऑस्कर नहीं मिला। हकीकत यह है कि ऑस्कर में हिंदी फिल्मों को लात मार के बाहर निकाल दिया जाता है। हिंदी फिल्म को कोई ऑस्कर अवार्ड कभी नहीं मिलता और इस साल भी नहीं मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। और लापता लेडीज जैसी वाहियात फिल्म को ऑस्कर देके ऑस्कर वाले अपना जुलूस निकालेंगे क्या भाई साहब? तो कहने का मतलब यह है कि टिंगू भाई का जो सपना है ऑस्कर लाने का, वो उनके साथ ही चला जाएगा, उनका यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। बदतमीज घटिया इंसान कपिल शर्मा के शो का सेकंड सीजन नेटफ्लिक्स पर चालू हो गया है और पहले ही एपिसोड में बुलाया गया करण जौहर और आलिया भट्ट को। इन दोनों की एक वाहियात फिल्म आ रही है जिसका नाम है जिगरा, उसी का प्रमोशन करने के लिए ये वहां पहुंचे थे। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये सैवी पार्ट 2 है। इसकी कहानी वही है जो फिल्म सैवी की थी, फ्रेम टू फ्रेम। लेकिन कमाल यह है कि कपिल शर्मा के इस एपिसोड को कुत्ते ने भी नहीं देखा। यह एपिसोड बुरी तरह फ्लॉप रहा और जब कपिल शर्मा का एपिसोड फ्लॉप रहा है तो करण जौहर की फिल्म का क्या होने वाला है ये आप समझ ही सकते हैं। फिल्म भी सुपर डुपर डिजास्टर होने वाली है, गारंटी से कह सकता हूं। रणबीर कपूर शायद फ्रांस गया था, वहां किसी फैन ने उसके साथ एक फोटो निकाली और उसने उस फोटो को सोशल मीडिया पर डाल दिया और उसमें रणबीर कपूर का चेहरा बहुत ही अजीब लग रहा है। तो बहुत सारे लोग रणबीर से कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि भाई साहब माल कम लिया कर, इतना माल क्यों लेता है, देख तो अपनी शक्ल क्या हो गया है तेरी शक्ल का। मैं इन सभी लोगों से यह कहना चाहूंगा कि रणबीर कपूर भाई माल के इतने बड़े शौकीन हैं कि अगर आसमान जमीन ऊपर नीचे हो जाए तब भी रणबीर कपूर भाई माल लेना नहीं छोड़ सकते। माल लिए बगैर रणबीर कपूर भाई का दिन गुजर ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। बात को समझो आप। दोस्तों, बहुत सालों पहले राज कपूर साहब ने एक फिल्म बनाई थी हरे रामा हरे कृष्णा। जीनत अमान उस वक्त बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस हुआ करती थी। जीनत अमान पर एक गाना फिल्माया गया था हरे रामा हरे कृष्णा और जीनत अमान उसमें चिलम फूंक रही थी दबा के। अब जीनत अमान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि जब मैं वो गाना शूट कर रही थी तो मैं सच में चिलम फूंक रही थी, मैंने सच में गांजा पिया था, मैं सच में आउट ऑफ कंट्रोल थी जब मैं उस गाने को शूट कर रही थी। कंगना भी ऑफिशियली ये कह चुकी है कि एक वक्त में वो माल की बहुत बड़ी शौकीन थी, डेली माल लिया करती थी। ऋतिक भी ये कह चुका है कि एक वक्त में वो माल लिया करता था। रणबीर कपूर भी ऑफिशियली ये कह चुका है कि वो एक वक्त में माल लिया करता था। हालांकि वो आज भी लेता है, लेकिन वो ये कहता है कि मैं एक वक्त में लिया करता था, अब नहीं लेता। अब मैं मुंबई पुलिस से सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि अगर ये लोग ये कह रहे हैं कि हाँ इन्होंने इल्लीगल काम किया था, इन्होंने ली थी, तो इनको अरेस्ट क्यों नहीं करते आप? अगर किसी आदमी ने 10 साल पहले किसी आदमी को मारा था और आज 10 साल के बाद वो ये कहे कि मैंने उस आदमी को मारा था, तो क्या उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? गिरफ्तार किया जाएगा ना, क्योंकि उसने एक क्राइम किया हुआ है। तो अगर ये सब लोग ऑफिशियली कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि हाँ भाई इन्होंने गलत काम किया था, ये लोग माल लेते थे, तो फिर इनको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इनको मुंबई पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं करती? ये बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। बांटने वाली एक्ट्रेस तृप्ति की एक नई फिल्म आ रही है जिसका नाम है विक्की विद्या का वीडियो। इस फिल्म का एक गाना रिलीज हुआ है। गाना तो अच्छा है या बुरा है ये बात की बात है, लेकिन इस गाने में जो तृप्ति ने हरकत की है उस पे हंगामा मचा हुआ है। हर कोई ये पूछ रहा है कि भाई ये तृप्ति करना क्या चाहती है, ये गाने में क्या कर रही है। एक्चुअली तृप्ति की उसमें बिल्कुल कतई कोई गलती नहीं है। उसमें जो भी गलती है वो कोरियोग्राफर की है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वो कोरियोग्राफर उस गाने को कोरियोग्राफ कर रहा होगा तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। उसके दिमाग में सिर्फ ये गंदी बातें चल रही होंगी कि तृप्ति के किस किस पार्ट को वो किस तरह दिखा सकता है।
तृप्ति से घटिया हरकत कैसे करा सकता है? तृप्ति से ऐसा क्या एक्ट करा सकता है जिसे देखकर लोग पागल हो जाए, जिसे देखकर लोग उसको सेक्सी समझें? इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड में तृप्ति की क्या हैसियत है। आज की तारीख में तृप्ति की बॉलीवुड में वही पोजीशन है जो कभी पायल रोहतगी की हुआ करती थी या नेहा धुपिया की हुआ करती थी। तृप्ति की बॉलीवुड में वो रिपुटेशन है ही नहीं जो कभी माधुरी दीक्षित की हुआ करती थी या करिश्मा कपूर की हुआ करती थी या करीना कपूर की हुआ करती थी या कैटरीना की हुआ करती थी। तृप्ति की इससे पहले जो फिल्म आई थी कल्लू भाई के साथ, उसमें तृप्ति 2 पीस में एक गाना गा चुकी थी। तो जाहिर सी बात है कोरियोग्राफर ये सोच रहा होगा कि भाई 2 पीस में तो उस गाने में दिखा चुकी है ये सब कुछ, तो अब पब्लिक 2 पीस में इसको क्यों देखेगी? तो अब कुछ इससे ऐसा कराना है जिसको पब्लिक देखकर पागल हो जाए। और आप देख लीजिए इस गाने में तृप्ति ने यह हरकत की है। आप सोचिए क्या क्या हो रहा है बॉलीवुड में। आप मुझे बताइए इस गाने के ऐसे बोल हैं क्या कि ऐसी हरकत होनी चाहिए? नहीं ना, ये जबरदस्ती की हरकत है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि जो फिल्म मेकर्स है वो ऐसा क्यों सोचते हैं कि तृप्ति की इस घटिया हरकत को देखने के लिए लोग 200 रुपए खर्च करेंगे। अरे भाई आज नेट पर सब कुछ अवेलेबल है फ्री में, तो तृप्ति की इस घटिया हरकत को देखने के लिए कोई भी 200 रुपए खर्च नहीं करेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। सोशल मीडिया पर कुछ फोटो सामने आई है और उनमें देखा जा सकता है कि ऋतिक रोशन कियारा एडवाणी के साथ इटली में शूट कर रहा है। वहां पर ये दोनों वार 2 का एक गाना शूट करने के लिए गए हैं। मैं आपको ये बता सकता हूं ऑफिशियली कि ऋतिक ने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी एक्ट्रेस के साथ काम नहीं किया बिना मिठाई खाए। लेकिन कियारा बेचारी शादीशुदा है और वैसे भी बहुत अच्छी लड़की है, तो मुझे नहीं पता कि भाई ये गाना शूट कैसे किया जा रहा है। समझ रहे हो आप? कंगना दीदी ने फिर से कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। कंगना दीदी ने कहा है कि जो सरकार ने 3 कानून वापसी लिए थे उन तीनों कानूनों को दोबारा से लाया जाना चाहिए, लागू किया जाना चाहिए। अगर आपको याद हो तो किसान सड़कों पर सालों तक बैठे रहे थे गवर्नमेंट को मजबूर करने के लिए इन तीनों कानूनों को वापस लेने के लिए। लेकिन अब कंगना ने ऑफिशियली कहा है कि नहीं, सरकार से गलती हुई है अगर सरकार ने इन 3 कानूनों को वापस लिया है। इन तीनों कानूनों को लागू किया जाना चाहिए भले ही किसान कुछ भी करें। कहने का मतलब यह है कि कंगना ने यह बयान देकर किसानों को फिर से भड़का दिया है। और आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में अगले ही हफ्ते इलेक्शन है, तो हरियाणा में बीजेपी को कंगना के इस बयान से भारी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे वक्त पर कंगना ने यह बयान क्यों दिया? बताया जा रहा है कि एक्चुअली कंगना बीजेपी पार्टी से बदला ले रही है, क्योंकि बीजेपी पार्टी ने कंगना की फिल्म इमरजेंसी को रिलीज नहीं होने दिया। यही वजह है कि कंगना जानबूझकर ऐसे बयान दे रही है। कंगना चाहती है कि हरियाणा में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाए, बीजेपी को एक भी सीट ना मिले। और मैं इस मामले में कंगना दीदी के साथ खड़ा हूं। भाई कंगना पे ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए था, कंगना की फिल्म को नहीं रोका जाना चाहिए था। कंगना की फिल्म से हरियाणा इलेक्शन का क्या लेना देना है? तो अगर बीजेपी ने कंगना की फिल्म को हरियाणा इलेक्शन के लिए रोका है तो ये ठीक नहीं किया। और अब अगर कंगना बदला ले रही है तो बिल्कुल सही कर रही है। कंगना दीदी आप लगी रहो, मैं आपके साथ हूं। दोस्तों ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि नेटफ्लिक्स इंडिया ने निर्माता वाशु भगनानी की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के OTT राइट्स लेने से मना कर दिया है, जबकि फिल्म बनने के दौरान ही नेटफ्लिक्स इंडिया ने इस फिल्म के राइट्स खरीदे थे और फिल्म रिलीज होने के बाद उनको ये राइट्स लेने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया। यही वजह है कि वाशु भगनानी साहब ने पुलिस में नेटफ्लिक्स के ऊपर एक केस डाल दिया है धोखाधड़ी का। वाशु जी का कहना यह है कि नेटफ्लिक्स इंडिया ने उनके साथ धोखाधड़ी की है, उनको बहुत भारी नुकसान पहुंचा दिया है। वाशु जी का कहना यह है कि नेटफ्लिक्स इंडिया ने उनकी 3 फिल्मों के OTT राइट्स खरीदे थे, मिशन रानीगंज, बड़े मियां छोटे मियां और हीरो नंबर 1, जिसके हीरो टाइगर श्रॉफ थे। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां और मिशन रानीगंज दोनों ही रिलीज हो चुकी है। नेटफ्लिक्स इंडिया को इन फिल्मों के राइट्स लेने चाहिए थे, उन्होंने लेने से मना कर दिया है। और फिल्म हीरो नंबर 1 की तकरीबन 1 महीने की शूटिंग होने के बाद यह फिल्म बंद हो गई है। वाशु जी ने इस फिल्म को बंद कर दिया है। तो वाशु जी का कहना यह है कि इन तीनों फिल्मों पर उन्होंने 645 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था।
और नेटफ्लिक्स इंडिया की धोखाधड़ी की वजह से उनको बहुत भारी नुकसान हो गया है। अब नेटफ्लिक्स इंडिया को उनका ये नुकसान पूरा करना चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि नेटफ्लिक्स इंडिया ये करेगी या नहीं करेगी। मैं आपको ये बता दूं कि नेटफ्लिक्स इंडिया की कंपनी नहीं है, बल्कि यूएसए की कंपनी है। तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ भी करने वाले हैं, वो कुछ भी हर्जाना देने वाले हैं। वो ये जरूर कर सकते हैं कि भाई इंडिया में अपना ऑफिस बंद कर देंगे, इंडिया में बिजनेस करना बंद कर देंगे, लेकिन ये लोग झुकेंगे नहीं, जहां तक मैं उनको जानता हूं। कसम रावण भाई की यूपी के सीएम योगी जी ने एक कमाल का कानून निकाला है। उनके कानून के मुताबिक जितने भी यूपी में ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उन पर नाम लिखे होने चाहिए कि ओनर कौन है उसका और मैनेजर कौन है। और मेरे ख्याल में ये बहुत ही बढ़िया कानून है। अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूं, किसी ढाबे में जाता हूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई उसका मालिक कौन है, उसका मैनेजर कौन है। अगर उस ढाबे का या उस रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं है तो मैं किससे शिकायत करूंगा, अगर मुझे पता ही नहीं है कि मैनेजर कौन है या मालिक कौन है। तो मुझे लगता है ये कानून बिल्कुल सही है। जो लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं वो एक नंबर के झूठे हैं, मक्कार हैं। वो मक्कारी करना चाहते हैं, वो चीटिंग करना चाहते हैं। यही वजह है कि वो अपना नाम छुपाना चाहते हैं। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की जिसने खुद को गोली मार ली थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे पिछले वीडियो पे कमेंट्स करके बताया है कि मुझे सना खान के बारे में क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। सना खान कौन है या कौन नहीं है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि उस लड़की को मैं पर्सनली जानता हूं 2002 से, यानी कि तकरीबन 22 ईयर्स से मैं उसको जानता हूं। और आप लोग जिंदगी में उससे कभी मिले नहीं हो। आप लोगों ने उसको सिर्फ टीवी पर देखा है या मीडिया में देखा है या किसी शो में देखा है या फिल्म में देखा है। तो जब आप पर्सनली जानते ही नहीं है तो बकवास नहीं करनी चाहिए आपको। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि जिस मौलाना से उसने शादी की है वो तो बहुत रिच आदमी है, मल्टी बिलियनर है, मल्टी मिलियनर है, ये है तो वो है। ये सब कुछ झूठ है, मक्कारी है। उस लड़के ने मेरे शहर देवबंद से एजुकेशन हासिल की है। वो मेरे शहर देवबंद में पढ़ के मौलाना बना है। और देवबंद वो पढ़ने इसलिए आया था क्योंकि हमारे शहर देवबंद में फ्री एजुकेशन दी जाती है, फ्री रहना खाना दिया जाता है। उस लुखे के पास पढ़ाई करने के लिए भी पैसे नहीं थे। यही वजह है कि वो देवबंद आया था और वहां से उसने एजुकेशन हासिल की, तब वो मौलाना बना। मुंबई में एक थर्ड क्लास सा एरिया है जिसका नाम है जमुना नगर। उसी घटिया सी सड़ी सी बिल्डिंग में इसका एक छोटा सा घर है जिसमें सना खान के साथ रहता है। तो अगर आप में से कुछ लोगों को ऐसी गलतफहमी है कि ये बहुत बड़ा मिलियनर है तो ये बिल्कुल झूठ है। ये एक नंबर का लुक्खा है, इसके पास कुछ नहीं है। इससे ज्यादा पैसे तो सना खान के पास है। जो सना खान का अपना घर है वो इसके घर से 4 गुना ज्यादा कीमत का है। हकीकत यह है कि इस मुल्ला ने फ्रॉडगिरी की है, सना खान को बरगलाया है। जब सना खान बेचारी परेशान थी और सना खान को ऐसा लग रहा था कि भाई उसको यूज कर लिया गया है बॉलीवुड में, शैतान ने उसको नंगा कर दिया है, जब वो मेंटली डिस्टर्ब थी, उसी वक्त में इस लुक्खे ने उसको पट्टी पढ़ाना शुरू किया, उसको बरगलाया, उसके दिमाग से खेला और उसको बताया और सना खान को यकीन दिला दिया कि अगर तुम मुझसे शादी करेगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तू सीधी ही जन्नत में जाएगी। कहां है वो जन्नत जहां सना खान सीधी ही चली जाएगी इस मौलाना लुक्खे की वजह से? अरे भाई साहब, जन्नत दोजख कुछ है ही नहीं, तो बेचारी जाएगी कहां? तो हकीकत यह है कि इस लुक्खे मौलाना ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है और आने वाले वक्त में जो मैं कह रहा हूं वो साबित होगा। एक ना एक दिन सना को यह अकल आएगी कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई और फिर देख लेना वो इसको लात मारकर भगा देगी। कसम है उस कमाल के ड्राइवर की जिसने रात को सड़क पर सोते हुए लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। भाई साहब, अक्षय कुमार ने अपनी नई फिल्म हाउसफुल 5 की शूटिंग चालू कर दी है। यह शूटिंग हो रही है लंदन में एक बहुत बड़े जहाज पर। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन भी है, रितेश भी है, डीनू मौर्या भी है और रंजीत साहब भी है जो देशद्रोही में मेरे फादर बने थे। अक्षय कुमार भी है, जैकलिन भी है, चित्रांगड़ा भी है और बहुत सारे लोग हैं, यानी कि बहुत बड़ी स्टार कास्ट है। मैं आपको ये बता दूं कि ये फिल्म इसी शेड्यूल में तकरीबन 90% कंप्लीट हो जाएगी। और आप सभी जानते हैं कि हाउसफुल एक बहुत ही सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है, तो इस फिल्म के भी हिट होने के पूरे चांसेस हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि टाइगर श्रॉफ की पिछली 4-5 फिल्में नहीं चली है। यही वजह है कि टाइगर श्रॉफ को अगली फिल्म हिट ही देनी पड़ेगी। हिट के अलावा कोई चारा नहीं है। टाइगर श्रॉफ की एक फ्रेंचाइज है बागी और बागी 4 की जल्दी ही शूटिंग चालू होने वाली है। बताया जा रहा है कि एक कोरियन फिल्म को कॉपी किया जा रहा है इस फिल्म को बनाने के लिए, और इस फिल्म को कोई बॉलीवुड का डायरेक्टर डायरेक्ट करने वाला नहीं है, बल्कि एक साउथ इंडियन डायरेक्टर इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाला है। अब मुझे आप ये बताइए कि कहानी
कहानी एक कोरियन फिल्म से ली गई है, डायरेक्टर एक साउथ का है, फिल्म बनाई जा रही है हिंदी दर्शकों के लिए। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई एक अच्छी फिल्म जो हिंदी दर्शकों को पसंद आएगी वो कैसे बनेगी। जब विद्युत जामवाल की फिल्म क्रैक आ रही थी तो मैंने विद्युत से कहा था कि ये फिल्म तेरी आखिरी फिल्म है, अगर ये फिल्म चली तो तू स्टार है, ये फिल्म ना चली तो तेरा कैरियर खत्म है, इसके बाद तुझे कोई फिल्म नहीं मिलेगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। ठीक उसी पोजीशन में आज टाइगर श्रॉफ खड़ा है। अगर ये फिल्म हिट होगी तो टाइगर श्रॉफ हीरो है, अगर ये फिल्म फ्लॉप हो गई तो फिर टाइगर श्रॉफ का कैरियर खत्म, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि टाइगर श्रॉफ के लिए यह फिल्म बहुत ही खतरनाक फिल्म है। मुझे नहीं लगता कि टाइगर को यह फिल्म करनी चाहिए थी, लेकिन मैं ये भी कह सकता हूं कि साजिद नडियाडवाला एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोड्यूसर है, उसको फिल्म बनाने के बारे में बहुत पता है। साजिद ही वो प्रोड्यूसर है जो शायद टाइगर के साथ एक हिट फिल्म बना सकता है। मेरी दिली तमन्ना है कि टाइगर श्रॉफ की ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हो, क्योंकि टाइगर एक बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ही अच्छा इंसान है। मैं उसको फेल होते हुए नहीं देखना चाहता, मैं उसको कामयाब होते हुए देखना चाहता हूं। लेकिन अब टाइगर का फ्यूचर पब्लिक के हाथ में आ गया है। जिस दिन ये फिल्म रिलीज होगी उसी दिन ये डिसाइड होगा कि टाइगर श्रॉफ वाकई ही एक सुपरस्टार है या टाइगर श्रॉफ का कैरियर खत्म हो गया है। मैं फिर ये रिपीट कर रहा हूं, अगर ये फिल्म खुदा ना खास्ता ना चली तो टाइगर का कैरियर इसी फिल्म के साथ खत्म हो जाएगा। दोस्तों, शबाना आजमी जी को बॉलीवुड में 50 साल हो गए हैं और शबाना जी के 50 साल बॉलीवुड में पूरे होने पर विद्या बेलन ने उनको मुबारकबाद दी है। मैं विद्या बेलन से कहना चाहूंगा कि मैडम, आपको मुबारकबाद देने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी रील्स में बिजी रहिए। आप रोजाना एक वाहियात सीरियल बनाती हो, वो आपके लिए काफी है। आप कहां बॉलीवुड वालों को मुबारकबाद देती घूम रही हो? क्या जरूरत पड़ी है? बॉलीवुड में एक बहुत ही महाघटिया एक्टर है, इतना सड़ा हुआ है कि कोई उसकी शक्ल पर 5 मिनट कंटिन्यू देख नहीं सकता। यह बंदा अपनी किसी वेब सीरीज की शूटिंग कर रहा है नागालैंड में, और नागालैंड से इसने एक फोटो पोस्ट किया है और पब्लिक से कहा है कि आप सब लोग नागालैंड घूमने आए। आप अंदाजा लगाइए। अबे लुखे, तेरी वजह से तेरे पड़ोसी तेरी फिल्म देखने नहीं जाते, तेरी वजह से तेरा ऑफिस बॉय, तेरा ड्राइवर, तेरा नाई धोबी कसाई तेरी फिल्म देखने नहीं जाता, तो तेरे कहने से इंडियन पब्लिक नागालैंड चली जाएगी। मतलब तुम जैसे लुखों को कितनी गलतफहमी है अपने बारे में कि अगर तुम एक ट्वीट कर दोगे और ये कहोगे पब्लिक से कि भाई नागालैंड घूमने आओ, तो हिंदुस्तान की सारी पब्लिक अपना काम धंधा छोड़कर नागालैंड पहुंच जाएगी घूमने के लिए, है ना? अरे कुछ तो मर्यादा रखो, कुछ तो शर्म करो। दोस्तों, आप सभी जानते हैं सिंगर आशा भोसले को। अब आशा भोसले को एक बहुत भारी प्रॉब्लम हो गई है। इस मैडम का यह कहना है कि मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि बहुत ज्यादा डिवोर्स हो रहे हैं। आज की तारीख में प्यार रह ही नहीं गया है। आज की तारीख में प्यार की कोई वैल्यू ही नहीं रही। शादी होती है, कुछ साल साथ में रहते हैं और फिर दोनों में झगड़ा होने लगता है और डिवोर्स हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको किसी तरह रोका जाना चाहिए। अरे आशा भोसले, आप अपने काम से काम रखो। किसे घंटा फर्क पड़ता है कि आप क्या सोचती हो, क्या नहीं सोचती, क्या कहती हो, क्या नहीं कहती। जिन लोगों ने शादी की है, जो साथ में रहते हैं, वो डिसाइड करेंगे कि उनको साथ में रहना है या नहीं रहना है। आपके कहने से घंटा किसी को फर्क पड़ता है? आपके कहने से कोई रुक जाएगा डिवोर्स लेने से? अरे मजाक मत करो, फालतू का ड्रामा ना करो न्यूज में रहने के लिए। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।